सो कमर्शियल एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 6 हम लोगों का चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग. नाउ सो देयर आर 3 टर्म्स दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस नेम ऑफ द चैप्टर. पहला फिनेंशियल. सो जब हम बात करते हैं फिनेंशियल का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, राइट, अकाउंटिंग. एंड इफ यू रिमेंबर हम लोग ने जो गैप किया था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें मैंने अकाउंटिंग का मतलब समझाया था. मैंने बताया था अकाउंटिंग का मतलब अगर सिंपल शब्दों में, एक शब्दों में अगर हम लोग गैप अकाउंटिंग का मतलब समझेंगे तो मैंने कहा था बेटा अकाउंटिंग मतलब हिसाब रखना. सिंपल चीज है. अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब रखना, टू कीप द रिकॉर्ड्स, टू कीप द ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट. और किस चीज का हिसाब, हालांकि अकाउंटिंग का डेफिनेशन हम लोग देखे थे, इट इज अ आर्ट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, वो अलग पार्ट है. बट अगर अकाउंटिंग को इन अ वेरी सिंपल वे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो अकाउंटिंग का मतलब होता है जब हम लोग बिजनेस में हो रहे जो भी मॉनेटरी एक्टिविटीज, एनी ट्रांजैक्शंस which can be measured in terms of money, उन सब का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, प्रॉपर हिसाब रखना, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, अकाउंटिंग. और हिसाब किस लिए रखा जाता है? Why do we keep a हिसाब? And if you remember, once again I'm going to give this example. Why in your school teacher maintains the hisab, maintains the record of all the marks that you have got in your respect in a different exams. आज आप स्कूल में यूनिट 1, यूनिट 2, हाफ ईयरली, फाइनल टर्म, ये सब जितने सारे आप जो पीरियोडिक टेस्ट जो भी बोल लो, आप जितने भी सारे जो स्कूल में एग्जाम्स देते हैं उन सब एग्जाम्स का जो मार्क्स आपको मिलता है उस मार्क्स का हिसाब रखा जाता है. क्यों रखा जाता है हिसाब? ताकि एकेडमिक ईयर के एंड में एंड रिजल्ट पता चले कि एक साल आपने जब एक क्लास में बिताया, एक साल जब आपने क्लास में स्पेंड किया, तो इस एक साल का आपका परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या था. रिजल्ट मतलब आपका जो रिजल्ट होता है, आपका रिजल्ट है पास और फेल. उसी तरह बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का हम लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उनका अकाउंटिंग करते हैं. व्हाई? टू कैलकुलेट द एंड रिजल्ट ऑफ द बिजनेस. एंड when I speak about the end result of the business मेरे बच्चों, तो end result of the business सिंपल एक चीज है, प्रॉफिट और लॉस. जैसे आपके लिए पास और फेल है, उसी तरह बिजनेस के लिए भी पास और फेल है. उनका पास और फेल क्या है? प्रॉफिट और लॉस, राइट. सो दिस वाज अकाउंटिंग. नाउ व्हाट इज रिपोर्टिंग? रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग. आपका स्कूल में वंस अगेन जो आपके मार्क्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, वो सारे रिकॉर्ड्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सजाकर आपके पेरेंट को दिखाया जाता है. दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता है? और वो दिखाया जाता है पेरेंट टीचर मीटिंग में. तो वो जो पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, टेक्निकली अगर समझोगे तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग और कुछ नहीं है, इट्स अ डे ऑफ रिपोर्टिंग. इट्स अ डे ऑफ रिपोर्टिंग. And who is reporting to whom? Your teachers, your school teachers, your different subject teachers are reporting to your parents. And about what? They are reporting to your parents about your performances in your different examination. And that is why the card, the document, the statement, जो statement जिसमें मार्क्स लिखा रहता है, जो ये आपके पेरेंट्स को दिए जाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट्स को हम लोग रिपोर्ट कार्ड भी बोलते हैं. बोलते हैं ना, इट्स अ रिपोर्ट कार्ड डे. एंड व्हाई इट इज अ रिपोर्ट कार्ड डे? व्हाई इज इट कॉल्ड रिपोर्ट कार्ड डे? क्योंकि उस दिन हमारे टीचर्स हमारे परफॉर्मेंस के बारे में क्या करते हैं? रिपोर्ट करते हैं. किसे रिपोर्ट करते हैं? हमारे पेरेंट्स को. उसी तरह जिस तरह से तुम्हारे मार्क्स का रिपोर्टिंग किया जाता है, उसी तरह बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं
उनके जो भी बिजनेस में अकाउंटिंग किया जा रहा है, अकाउंटिंग हिसाब रखने से सिर्फ नहीं होता है, वो हिसाब दिखाना भी पड़ता है। आपका स्कूल अगर आपका मास्टर सिर्फ हिसाब रखेगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू सैटिस्फाई योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स विल से भैया हमको बताइए तो मेरा बेटा क्या किया है। आपका टीचर बोलेगा अरे चिंता मत करिए मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है आपका बेटा का परफॉर्मेंस का। तो आपके पापा बोलेंगे अरे भैया आपके पास परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है, ठीक है हमको बताइए तो क्या किया है। तो उसी तरह बिजनेस में जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग जब बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को एक बार रिकॉर्ड कर लिए, अब उसे हमें रिपोर्ट करना होता है, राइट? क्योंकि उसी स्कूल का रिपोर्ट कार्ड में तेरा पास फेल दिखा रहता है। उसी तरह बिजनेस का भी एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शंस का रिपोर्टिंग की जाती है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बिजनेस में जो भी हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उनका रिपोर्टिंग किस तरह से किया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो वो हम लोग फॉर्मेट के बारे में जानेंगे, क्या क्या रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है, कैसे ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट किया जाता है, राइट? अब तुम लोग सोचते हो कि सर बिजनेस में किसको रिपोर्ट किया जाता है? अरे भैया सिंपल है, मालिक को। आज अगर एकेडमी का जो मेरा अकाउंटेंट है वो अकाउंट्स हिसाब रख रहा है, वो हिसाब रख करके किसको रिपोर्ट करेगा? हमको रिपोर्ट करेगा। हम किसको रिपोर्ट करेंगे? गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे मेरा टैक्स कैलकुलेट होता है। तो रिपोर्टिंग तो करना ही करना है। समझ में आ रहा है कहां पे किस लिए रिपोर्टिंग हो रहा है? सो नाउ अभी हम लोग चलेंगे आगे बढ़ते हुए। देखो बेटा, हम लोग ने पढ़ा है कि बिजनेस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, राइट, टू अर्न मनी, टू मेक मनी, टू अर्न प्रॉफिट। और एक जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है नॉन कमर्शियल। ठीक, नॉन कमर्शियल क्या होता है? नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस, सेवा भाव के लिए चलाया जाता है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिगेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो आपको दे सकते हैं। वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बल्कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्स हो रहे हैं, सेवा हो रहे, चर्चेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एनजीओस, एक अनाथ आश्रम, ये सब ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पे किसी भी तरह का मुनाफा कमाने के लिए काम नहीं होता है, बल्कि मानवता का सेवा के लिए काम होता है, समाज का सेवा के लिए काम होता है। अब प्रॉब्लम, हम ये चीज तुम लोगों को क्यों समझा रहे हैं? हम समझा ये इसलिए रहे हैं, ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो, तुम धंधा करो या सेवा करो, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में पैसा का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। और जहां पैसा का इन्वॉल्वमेंट होगा तो तुम्हें करना पड़ेगा अकाउंट्स, अकाउंटिंग, हिसाब तुमको रखना पड़ेगा। सो मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये बोल करके नहीं बच सकते हैं कि अरे हम लोग तो सेवा कर रहे हैं तो हम लोग अपना पैसा का हिसाब क्यों दें? हम लोग को क्या दरकार है हिसाब रखने का? नहीं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स इन्वॉल्व है वहां अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आएगा। देखो, पैसा जहां पर भी है पैसा का हिसाब रखना, चाहे वो पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो पैसा किसी का सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पैसा का तो हिसाब रखना है। बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है उसका हिसाब हमें रखना है। तो हम ये इसलिए बता रहे थे क्योंकि हम जो तुमको आज रिपोर्टिंग के बारे में जो बताएंगे वो हम आपको नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, ना कि हम लोग कमर्शियल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का थोड़ा सा रिपोर्टिंग करने का तरीका अलग अलग है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? बेसिक्स वही रहता है, फंडामेंटल वही रहता है, प्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है. सो दैट इज व्हाई यू शुड नो कि हम लोग जो यहाँ पे अभी हम लोग सीखेंगे रिपोर्टिंग करना, वो हम लोग बेसिकली एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखेंगे. देखिए, तो जब हम लोग रिपोर्टिंग के बारे में आते हैं, जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, when I'm talking about financial statements, what is a financial statement? जैसे तुम्हारा मार्क्स स्टेटमेंट है ना, रिपोर्ट कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क्स स्टेटमेंट, जो आपका मार्क्स बताता है, स्टेट करता है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जो बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेट करता है, बताता है. समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग रिपोर्टिंग के नाम से भी जानते हैं. वही देखो, आज तुम्हारा मार्क्स, जब तुम्हारे स्कूल में जब तुम्हारे डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स को बताया जाता है तुम्हारे पेरेंट्स को, तो वो मार्क्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में, रिपोर्ट कार्ड का एक फॉर्मेट होता है कि नहीं होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में सजाकर प्लेस करके बताया जाता है कि नहीं. समझ में आ रहा है? प्लेस करके बताया जाता है ताकि देखने वाला को भी एक बार में समझ में आ जाए. उसी तरह जब हम लोग भी अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, बिजनेस का भी और एक ऑर्गेनाइजेशन का भी जब रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जब रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है. तो बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड कैसा होता है? वही रिपोर्ट, वही बता रहे हैं, वही रिपोर्ट कार्ड आज हम लोग सीख रहे हैं. अभी हम लोग सीखेंगे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एक चीज बता दें कि दो चीज हमें बनाना पड़ता है. तो ऐसा हम लोग करते हैं, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है या हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है. पहला है रिसीप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट. सो दो स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ता है. एक स्टेटमेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट बोला जाता है और एक होता है इनकम एक्सपेंडिचर. पहले दोनों में से कौन सा बनाया जाता है? दोनों में से सबसे पहला ये बनाया जाता है और दूसरा बनाया जाता है ये. यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट का बेसिस है, आधार है. क्या है? आधार. मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके आधार में, इसको देखकर हम ये बनाते हैं. सो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिसीप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट क्या होता है और इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट क्या होता है. तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट है, उसी तरह यहाँ पर भी जो हम लोग ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसका भी एक फॉर्मेट है. तो पहले हम आपको फॉर्मेट बताएंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट. ठीक है, कैसे फॉर्मेट? बहुत सिंपल है फॉर्मेट. देखिए, मान लो ये एक पेज है, ये पूरा ब्लैक बोर्ड जो तुमको बोर्ड दिख रहा है, ये एक पेज है. क्या है? पेज. हम पेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेरा राइट और मेरा लेफ्ट. जो राइट वाला पार्ट है उसे हम लिखते हैं पेमेंट, बहुत सिंपल. और जो रिसीप्ट, जो राइट व लेफ्ट वाला पार्ट है, उसे हम लिखते हैं रिसीप्ट. रिसीप्ट का मतलब होता है कुछ मिलना और पेमेंट का मतलब होता है कुछ देना. अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि सर क्या रिसीप्ट और क्या पेमेंट?
तो सिंपल, यहां पे जो हम रिसिप्ट और पेमेंट का बात कर रहे हैं, हम यहां पे रिसिप्ट और पेमेंट, किस चीज का रिसिप्ट और पेमेंट का बात कर रहे हैं? हम पैसा, मनी का बात कर रहे हैं। सिंपल। सो सबसे पहला जो रिपोर्ट बनता है वो ये है कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को पहले एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है कि उसके पास एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो अब आया और गया को थोड़ा सा सिस्टमैटिकली दिखाने के लिए हम क्या किए, डिवाइड कर दिए राइट और लेफ्ट। राइट वाला पार्ट गया का पार्ट है और लेफ्ट वाला पार्ट आया का पार्ट है। और ये हो गया मेरा अमाउंट का कॉलम। क्या हो गया मेरा? अमाउंट का कॉलम। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? हाँ, तो जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा आएगा वो कहां लिखेंगे, और जितना भी पैसा जाएगा वो कहां पे लिखेंगे। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल अभी जॉर्ज एकेडमी का एग्जांपल लेकर देते हैं। हालांकि जॉर्ज एकेडमी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, बट जॉर्ज एकेडमी का अपना रिसीट पेमेंट बनाता है। तो मान लो मेरे पास पैसा कहां से आ रहा है। मान लो मेरे पास पैसा है टू फीस, स्टूडेंट से फीस मिला। तो हम लोग जब हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो हम लोग 2 करके लिखते हैं। और ये क्यों 2 और क्या है बच्चा, अभी तुमको टेंशन मत लो, 11 में जब तुम लोग जाओगे तो इसके बारे में समझोगे। राइट, बेसिकली ये क्रेडिट साइड है CR और ये डेबिट साइड है DR। तो 2 फीस, और क्या मेरे पास पैसा है, मान लो कोई बच्चा एडमिशन फीस दिया तो 2 एडमिशन फीस, ये मेरा ट्यूशन फीस था, ठीक है, एडमिशन फीस पैसा है। अब पैसा अगर गया, हम किसी टीचर को सैलरी दिए तो बाय लिखते हैं हम लोग, पैसा जाता है तो हम लोग बाय लिखते हैं, क्रेडिट साइड सैलरी। हमने रेंट दिया, इस जगह का भाड़ा दिया तो हम लोग लिखेंगे बाय रेंट। अब से फॉर एग्जांपल ट्यूशन फीस आया 500, एडमिशन फीस आया 100 रुपया, सैलरी गया 100 रुपया, रेंट गया 100 रुपया। तो बहुत सिंपल हिसाब है, 600 रुपया आया और 200 रुपया गया। बहुत सिंपल हिसाब है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों साइड को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। कैसे? इधर बड़ा है 600 तो इधर भी क्या लिख देंगे 600, लेकिन यहां पे कितना है 200, तो 600 माइनस 200 कितना बचा 400। और इसको हम लोग, ये जो 400 जो दिख रहा है ये क्या, ये बैलेंस है, मतलब इतना रुपया तुम्हारे पास अभी है, बच गया, इतना है तुम्हारे पास। सो दिस इज योर रिसीप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट। अब इसी के बाद, ये बनाने के बाद, मतलब तुम बोल सकता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि ये एक कैश बुक जैसा है, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पैसा, कितना पैसा, और ये एक पीरियड के लिए बनता है। से फॉर एग्जांपल तुम्हारा पीरियड है 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023। तो इस पीरियड में, यहां से यहां तक, इस दिन में, इस पीरियड में जितना भी पैसा आया वो यहां रिकॉर्ड करेंगे, और जितना भी पैसा गया वो हम लोग पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिसीट एंड पेमेंट के बाद हम लोग आते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर में। इनकम और एक्सपेंडिचर, नाम से पता चल रहा है मेरे बच्चों, इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि आमदनी और खर्चा। इनकम मतलब आमदनी, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। वेरी सिंपल, इनकम मतलब आमदनी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। सो देखिए इसका भी वही चीज, हम लोग अपना पेज को डिवाइड कर दिए, हाफ ऑफ 50-50 डिवाइड कर दिए। राइट हैंड साइड में हम अपना इनकम लिखेंगे, जितना भी मेरा आमदनी है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम अपना सर क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर लिखेंगे, मेरा सारा खर्चा लिखेंगे। अब यहां पे एक चीज गौर करने की बात है कि हम लोग जब अपना इनकम और एक्सपेंडिचर लिखते हैं तो इनकम और एक्सपेंडिचर, अपना ऑर्गेनाइजेशन का आमदनी और खर्चा जो है वो लिखने के लिए हम एक बार रेफर कहां पे करते हैं, रिसीप्ट और पेमेंट से। तुमको रिसीप्ट से अपना आमदनी के बारे में पता चलेगा और पेमेंट से अपना एक्सपेंडिचर के बारे में पता चल जाएगा।
तो जैसे फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा सैलरी है वो तुम्हारा कहां पे आ गया, एक्सपेंडिचर साइड में। जो हमने रेंट का पेमेंट किए वो कहां पे आ गया, एक्सपेंडिचर साइड में। और हमने जो रिसीप्ट किया वो कहां पे आ गया, इनकम साइड में। अब यहां पे सेइंग दिस हम यहां पे थोड़ा सा एक चीज क्लियर करना चाहते हैं। जिस तरह से रिसीप्ट और पेमेंट स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है, उसी तरह इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट या स्टेटमेंट भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल सी चीजें बता रहे हैं, बहुत सिंपल लेकिन है नहीं सिंपल, बहुत टेक्निकल चीज है ये। देखिए, मान लीजिए मेरा जो पीरियड है, जिस पीरियड के लिए मैं अपना रिपोर्ट कार्ड बना रहा हूं, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड का पीरियड क्या होता है, फाइनल टर्म में जब आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो एक एकेडमिक ईयर का होता है, अप्रैल टू मार्च। उसी तरह यहां पर भी हम लोगों का एक अपना अकाउंटिंग ईयर होगा, अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है, जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, 1 जनवरी 2023, 31 दिसंबर 2023। सो ये एक साल का मैं पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट बना रहा हूं, ये मेरा ईयर है। अब ध्यान से समझो, एक बच्चा ने एक स्टूडेंट ने, मान लो मेरा 1000 रुपया फीस है, ठीक है। तो यहां से यहां कितना महीना हुआ, 12 महीना, करेक्ट। हमने बच्चों को यहां से 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक मैंने उसको 1 साल पढ़ाया। उस हिसाब से उस बच्चा से 1000 इंटू 12 कितना रुपया फीस होता है, 12,000। अब मैंने उस बच्चों को यहां से लेकर के यहां तक पढ़ा दिया। वो स्टूडेंट क्या किया, मेरे को 12,000 रुपया नहीं दे करके मात्र 9,000 रुपया दिया। कितना रुपया दिया? अब सिंस वो स्टूडेंट ने मेरे को 9,000 रुपया दिया, तो मेरा जो रिसिप्ट कॉलम है, जब हम अपना रिसिप्ट में आएंगे तो रिसिप्ट कॉलम में जब हम अपना फीस लिखेंगे रिसिप्ट कॉलम में, तो रिसिप्ट मेरा फीस कितना लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, 9,000, क्योंकि हमको मिला कितना है पैसा। सो मेरा रिसिप्ट कितना है, 9,000। लेकिन जब हम अपना इनकम कॉलम में जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर में, तो मैं इनकम में जब हम अपना फीस लिखूंगा एज एन इनकम, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है फीस, वहां पे हम कितना लिखेंगे पता है, 12,000। 12,000। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आप बोल सकते हैं, ये कैसे हो सकता है सर, आपने क्योंकि आप तो सर 9,000 रुपये आपको मिला, लेकिन बच्चा एज पर एक अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है अक्रूअल कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या हुआ देखिए, समझिएगा। सिंस मैंने बच्चा को, क्या कॉन्सेप्ट मैंने बोला, एक अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है अक्रूअल, ये इतना डेप्थ में जाना नहीं है, अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोल करके हम जस्ट समझा रहे क्या हो। देखो, मैंने अगर शिवेन दुबे को 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक 12 महीना अगर मैंने पढ़ाया है, तो मैंने शिवेन दुबे से 12,000 रुपया कमाया है, मतलब उसका 12,000 रुपया फीस अक्रू जनरेट हो गया। अगर शिवेन दुबे हमको 1 साल भी फीस नहीं देता है, 0, तो रिसिप्ट मेरा 0 है, लेकिन आमदनी मेरा 12,000 ही रहेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ के रखिए। अभी उतना टेंशन मत लेना, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली समझ करना नहीं है, बट हम आपको बता देते, फिर भी हमको बता दें कि आपको कॉन्सेप्ट पता रहे। सो बिकॉज I have taught Shiven Dubey for 12 months. So it's just like that. If your father goes for a work for 1 month and if he doesn't get a salary, will you say that my father was unemployed for 1 month? Will you say my father didn't earn anything this month? मेरे पापा ने कुछ नहीं कमाया, क्या बोलोगे ये बात?
नहीं, मेरे पापा ने 1 महीना ऑफिस गया, मेरे पापा 1 महीना काम किया, मेरे पापा 1 महीना कमाया है। उनका अगर 50,000 रुपया सैलरी है 1 महीना काम करने का, तो आफ्टर वर्किंग फॉर 1 मंथ ही हैव अर्नड 50,000 रुपीज। दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट ही डिडंट गेट। सो योर इनकम विल स्टिल बी 50,000, बट कैश आया कितना? 0। मिलेगा 4 दिन बाद मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, 20 दिन बाद मिलेगा, शायद 2 महीने का सैलरी एक साथ मिल जाएगा बाद में। लेकिन तुम ये कतई नहीं बोल सकते हो, अगर जनवरी महीना में तुम्हारा पापा गया और जनवरी महीना में पापा काम किए और जनवरी महीने का सैलरी नहीं मिला, तो अब ये नहीं बोल सकते कि जनवरी महीना में मेरे पापा का आमदनी नहीं हुआ। बोल सकते हैं क्या ये चीज? नहीं बोल सकते। आपके पापा ने 1 महीना काम करके वो 50,000 रुपया इनकम अपना सैलरी कमा लिया है, कमाया है, बट मिला नहीं है। ये 2 में अलग अलग चीजें, कमाना और मिलना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो दैट इज वाई ऑल्दो हम लोग रिसीव्ड और पेमेंट को देख करके अपना इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज और तुमको हम दिखाते हैं, यहां पे एडमिशन फीस। एडमिशन फीस मेरे को 100 रुपया मिला, लेकिन तुमको पता है एडमिशन फीस को हम अपना इनकम नहीं मान सकते। एडमिशन फीस को हम अपना इनकम नहीं मान सकते। अब तुम बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, एडमिशन फीस आपको फीस मिला आपका इनकम है। नहीं बेटा, एडमिशन फीस जो हमको मिला ना, सिंगल टाइम, वो एक स्टूडेंट से उसके पूरे जीवन में जब तक वो जॉर्ज अकेडमी पढ़ रहा है, एडमिशन फीस हमको सिर्फ एक बार मिलेगा। और इस तरह के रिसिप्ट को जो इस तरह के रिसिप्ट को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, जो नॉन रिकरिंग इन नेचर। अभी फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड, जिस बोर्ड में हम पढ़ा रहे हैं, इस बोर्ड को मैंने 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो क्या आप बोलोगे तो 1 लाख रुपए मेरे पास आया? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टेटमेंट में मैं 1 लाख रुपए दिखाऊंगा कि 1 लाख रुपए मेरे पास आया, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में मैं इस 1 लाख रुपए को नहीं दिखा सकता। मेरा इनकम नहीं है भाई, क्योंकि मेरा काम बोर्ड बेचना नहीं है, और ये मैं हमेशा रिकरिंग बेसिस में, अगर मेरा काम ही बोर्ड बेचना होता, मैं इस बोर्ड का डीलर होता, तो ये मैं रिकरिंग बेसिस में करता। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट, आमदनी, ये रेवेन्यू रिसीप्ट है। सो हमको जो तुमसे हर महीना ट्यूशन फीस मिलता है वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीप्ट है, लेकिन जो तुमसे हमको एडमिशन फीस मिला एक बार, वो मेरे लिए कैपिटल रिसीप्ट है, उसे हम अपने इनकम नहीं लेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? इसका फंडा 11 में और क्लियर होगा, अभी जस्ट समझाने के लिए, हल्का नॉलेज देने के लिए, ताकि हम उतना डेट में घुसना नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम लोगों को सम्स बनाना नहीं है, ये हम नहीं भी बताते तो काम चल जाता, लेकिन सिंस हम लोग कर रहे तो उसे करना। अब उसी तरह एक्सपेंडिचर और पेमेंट देखिए, शिवेंश दुबे ने पढ़ा है 1 साल, वो मेरे को पैसा कितना दिया? 9,000। तो शिवेन का पेमेंट कितना हुआ? 9,000, लेकिन शिवेन का खर्चा कितना है? पढ़ा तो मेरे पास 1 साल, तो उसका फीस एज एन एक्सपेंस कितना हो गया? 12,000। पेमेंट कितना किया? 9,000। Are you getting my point? What I'm trying to say, you getting my point? So say for example, जनवरी महीना में तुमने मेरे को 2 महीने का फीस दे दिया, जनवरी और फरवरी दोनों का। तो जनवरी महीना में तुमने हमको दिया 2,000 रुपया, लेकिन तुम जब अपना जनवरी महीना का एक्सपेंसेस खर्चा जोड़ेगा, और खर्चा में जब तुम ट्यूशन फीस लिखोगे तो कितना लिखोगे? 1,000 लिखोगे ना। तुम भले हमको दिया कितना है, 2,000, लेकिन उसमें से 1,000 रुपया फरवरी का है, फरवरी एडवांस है। तुमने मेरे से जनवरी महीना पढ़ा, तो जनवरी महीने का फीस कितना है? 1,000। 1 महीने का फीस कितना? 1,000। तो तुमने हमसे 1,000 रुपया का बेनिफिट लिया है, तो तुम्हारा उस महीने का एक्सपेंस कितना होगा? 1,000। अगर तुम हमको 1 रुपया भी नहीं दोगे जनवरी महीना में, तो तुम्हारा पेमेंट कितना है? 0, लेकिन खर्चा कितना है? 1,000। खर्चा तो 1,000 रहेगा तुम्हारा।
तो ये चीज है। सो ये हुआ रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमें बनाना पड़ता है। अगर हम रिसीट पेमेंट का फीचर में जाएं, राइट, अगर हम लोग रिसीट पेमेंट का फीचर में जाए तो मैंने ऑलरेडी फीचर बहुत डिस्कस कर लिया है। मैंने कहा कि ये कुछ नहीं, फीचर में नंबर 1 में अगर हम लोग आएंगे तो कमर्शियल एप्लीकेशन सीबी गुप्ता में लिखा हुआ है कि ये एक कैश बुक जैसा है। क्यों कैश बुक बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सारा बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग सारा कैश ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड करते हैं, जो हमने आपको बताया, राइट। उसके बाद ये इसमें हम लोग दोनों रिसिप्ट दिखाते हैं। हम लोग इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट भी दिखाते हैं और इसमें हम लोग कैपिटल रिसिप्ट भी दिखाते हैं। पैसा आने से मतलब है, पैसा आया रिकॉर्ड कर, किस कारण से आया उस हमको मतलब नहीं है रिसिप्ट पेमेंट में, ठीक है। साल के हर, उसी तरह जिस तरह से रिसीव्ड रेवेन्यू और कैपिटल है, उसी तरह आपका जो पेमेंट भी है, पेमेंट भी हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल पेमेंट वो हम लोग दोनों दिखाते हैं। कैपिटल पेमेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बोर्ड खरीदा, एक एसेट खरीदा, ये मेरा कैपिटल पेमेंट के अंदर में आ जाएगा, नॉन रिकरिंग इन नेचर है, बार बार नहीं होगा। मैंने अपना स्टाफ का सैलरी दिया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में आ जाएगा क्योंकि ये रिकरिंग है, रेवेन्यू पेमेंट के अंदर में आ जाएगा। तो ये सब कुछ आप फीचर इसका रिसीट पेमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, ये हमने डिस्कस किया। रिसीट पेमेंट से क्या पता चलता है? रिसीट पेमेंट से ये पता चलता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम रिसीट पेमेंट देखोगे तुमको समझ में आएगा कि कितना रुपया अभी हमारे पास है, उसका जो बैलेंस, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, यहाँ पे जो बैलेंस करके बताया था ना क्लोज करके, कि देखिए मेरे पास कितना रुपया है, 400 रुपया। तो रिसीट पेमेंट का जो बैलेंस है वो आपको ये बताता है कि आपके हाथ में या आपके बैंक में कितना कैश है। क्लियर? सो ये सब कुछ फीचर्स है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और इतना डेप्थ में डिस्कस किया कि इसका यूजेस भी पता होगा। यूजेस में अगर देखें तो रिसीट पेमेंट अकाउंट जो है, मैंने पहले ही बता दिया, रिसीट पेमेंट अकाउंट सर्व्स एज अ बेसिस। आंख बंद करके रिसीट पेमेंट को देख करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि जो भी रिसीट हुआ है वो मेरा इनकम है, जो भी पेमेंट हुआ मेरा एक्सपेंडिचर, ही नहीं बोल सकते। बट हाँ, आपको आइडिया मिल जाता है, आप उसको सामने में रखते हो। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनाते हो तो आप रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट को सामने में रख कर बनाते हो, वो आधार है। मैनेजमेंट को अलर्ट कर देता है, राइट, कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। मैनेजमेंट को अपना कैश का ट्रैक रहता है, राइट। कौन कौन मेंबर का पैसा नहीं आया, किसका किसका पैसा बाकी है, वहां से भी हमको पता चल सकता है, राइट। उसके बाद हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जितना भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के लिए ये लीगली, कानूनन तौर पे ये जरूरत है कि सबको रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट बनाना ही बनाना है। रिसीट पेमेंट स्टेटमेंट बिजनेस का कैश पोजीशन बताता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जिस दिन तक वो रिसीट पेमेंट स्टेटमेंट बना है उस दिन हमारे पास कितना रुपया अवेलेबल है, वो कैश पोजीशन मेरे को बता देता है रिसीट पेमेंट स्टेटमेंट। तो ये सब कुछ यूजेस है और कुछ हमारा फीचर्स था रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट का। उसी तरह अगर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का यूजेस देखें तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें क्या बताता है बच्चों? इनकम, देखो ये इनकम है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। अगर मेरा इनकम बड़ा रहेगा, क्या बड़ा रहेगा? इनकम, तो हमको क्या मिलता है? सरप्लस। अब तुम लोग सोचते हो कि भैया एक नॉन ट्रेडिंग, एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एग्जांपल दिए सर आप, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी का क्या खर्चा? अरे भैया मिशनरीज ऑफ चैरिटी का खर्चा नहीं है, जो जिन गरीबों का, जो बीमारियों का सेवा और उनका दवाई का, उनका खाना का खर्चा नहीं है। अरे अनाथ आश्रम चलाओ, कुछ भी संस्था चलाओ, खर्चा तो करना ही है। अच्छा ठीक है, खर्चा तो है, समझ गए। इनकम क्या है? अरे भैया बिना आमदनी का खर्चा नहीं होगा, इनकम उनका भी है। कहां से इनकम? हम और आप जो दान देते हैं, डोनेशंस जो हम लोग देते हैं, गवर्नमेंट से उनको ग्रांट्स मिलता है, सब्सिडीज मिलता है। हम लोग मेन सबसे बड़ा सोर्स, ऐसा नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है आमदनी का, वो होता है दान, डोनेशंस।
टैक्स लोग कौन सा, किसका टैक्स? जो चीज़ खरीदते हैं वो चाहते हैं गवर्नमेंट को। हम लोग गवर्नमेंट का नहीं ना बात कर रहे, ये एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इनका बड़ा सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू आता है, इनकम आता है, वो कहां से आता है? उनका टैक्स, सॉरी, डोनेशन की तरफ, दान की तरफ से आता है। तो जब इनका इनकम ज्यादा रहेगा और एक्सपेंडिचर कम रहेगा, उसका डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? एक्सेस में बच गया, सरप्लस है। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा रहा और इनकम कम रहा तो हम लोग उसको बोलते हैं डेफिशिएट, कमी। क्या बोलते हैं? डेफिशिएट। क्लियर? तो इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या फायदा है भाई? इनकम एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमारा यही है कि वो हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सरप्लस और डेफिशिएट बता देता है, राइट। ये मेरे को बता देता है कि कहाँ का मेरा क्या क्या खर्चा हो रहा है और कहाँ का मेरा कितना आमदनी है, कितना मेरा बच रहा है, कितना मेरा डेफिशिएट हो रहा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अगले साल के लिए, अगले समय के लिए हम क्या कर पाए? तैयारी कर पाए, राइट। अच्छा, इसे देख करके हम लोग आगे बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट क्या है वो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बैलेंस शीट समझाएंगे, वो लास्ट मेरा रिपोर्ट है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसीट, पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगेन, हर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को, हर नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना जरूरी है, लीगली जरूरी है। चाहे तुम कोई भी हो, तुमको यह रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना ही पड़ता है। तो इस तरह से एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग क्या बनाते हैं? रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट कार्ड है उसका, ये उसका फॉर्मेट है। जैसे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट है, ये उसका रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट है, ये उसका रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट है। समझ में आ रहा है?